हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सोनू। वेलकम टू मस्ती एकेडमी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को बर्बाद किए हैं और हम जो है कि स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1 कुछ इस प्रकार है कि फ्राश विधि, फ्राश प्रोसेस के द्वारा किस तत्व का निष्कर्षण किया जाता है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, सबसे पहले आपको समझना होगा कि यह फ्राश प्रोसेस है क्या, फ्राश विधि यह है क्या। दोस्तों याद कीजिए, हम आपको 2-3 क्लास पहले बताए थे कि ये अमोनिया का जो उत्पादन किया जाता है किस विधि द्वारा, अमोनिया का उत्पादन किस विधि द्वारा किया जाता है। तो आप एक यहां पर लिख लीजिएगा, अमोनिया NH3। दोस्तों HNO3, अमोनिया HNO3। दोस्तों ये जो अमोनिया है, अमोनिया का जो उत्पादन होता है ना, अमोनिया का उत्पादन हैबर विधि द्वारा, अमोनिया उत्पादन हैबर विधि द्वारा, ये तो आप जान गए एक। उसके बाद अब आते हैं सवाल पर। दोस्तों सवाल पूछा है कि फ्राश प्रोसेस यानी कि फ्राश विधि द्वारा किस तत्व का निष्कर्षण किया जाता है, किस तत्व का जो है कि किस तत्व को बनाया जाता है फ्राश विधि द्वारा। तो आप याद रख लीजिए दोस्तों, फ्राश विधि द्वारा गंधक, गंधक दोस्तों, फ्राश विधि द्वारा गंधक बनाया जाता है, फ्राश विधि द्वारा गंधक। देखिए फास्फोरस के बारे में हम एक सवाल को लॉन्च करेंगे जिसमें रहेगा कि फास्फोरस को जो है कि किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है। लेकिन यहां जो आप याद रखिए कि फ्राश विधि द्वारा गंधक तैयार किया जाता है, अर्थात सल्फर तैयार किया जाता है। और एक याद रख लीजिए कि अमोनिया HNO3 यह हैबर विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। अब सवाल नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 में कहता है कि क्लोरीन। दोस्तों क्लोरीन को जो प्राप्त किया जाता है वो है डिकन प्रोसेस, क्लोरीन को प्राप्त किया जाता है डिकन प्रोसेस। दोस्तों डिकन प्रोसेस से हम क्या करते हैं कि क्लोरीन को प्राप्त करते हैं। क्लोरीन को किस प्रोसेस से? डिकन प्रोसेस से। सवाल पूछता है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है ये क्लोरीन वाला, आप याद रख लीजिए। और अमोनिया जो हैबर विधि, अमोनिया को प्राप्त किया जाता है हैबर विधि के द्वारा, क्लोरीन को प्राप्त किया जाता है दोस्तों डिकन प्रोसेस, क्लोरीन डिकन प्रोसेस। देखिए ये प्रोसेस थोड़ा बड़ा है दोस्तों, इसीलिए हम यहाँ पे नहीं बता रहे हैं। कभी हम जो है कि एक क्वेश्चन को लॉन्च करेंगे जिसमें केवल और केवल यही रहेगा और पूरे जितना भी रहेगा हम प्रोसेस को डिस्कशन कर देंगे। यानी कि फ्राश प्रोसेस कौन क्या है, कैसे बनता है इसमें गंधक, डिकन प्रोसेस क्या है, क्लोरीन कैसे बनता है, और जो है कि अमोनिया जो हैबर विधि है, अमोनिया कैसे बनता है, इसके बारे में बताएंगे दोस्तों। तो याद रख लीजिए कि फ्राश प्रोसेस यानी कि फ्राश विधि जो है दोस्तों, ये इससे गंधक का निष्कर्षण होता है, इससे सल्फर का निकाला जाता है। और क्लोरीन जो है कि डिकन प्रोसेस है। क्लोरीन में एक फैक्ट और याद रख लीजिए दोस्तों, क्लोरीन में एक चीज और पूछता है कि जब क्लोरीन को डिकन प्रोसेस से प्राप्त किया जाता है, निष्कर्षण किया जाता है दोस्तों, तो इसमें कैटेलिस्ट के रूप में कौन होता है? वो होता है क्यूप्रिक क्लोराइड, CuCl2 क्यूप्रिक क्लोराइड। तो याद रख लीजिए कि डिकन प्रोसेस में कैटेलिस्ट के रूप में जो है कि किसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों? क्यूप्रिक क्लोराइड, क्यूप्रिक क्लोराइड रट लीजिए दोस्तों। तो फ्राश प्रोसेस के द्वारा किस तत्व का निष्कर्षण होगा? गंधक अर्थात सल्फर। आ जाइए, देखिए सोना की बात करें दोस्तों, सोना जो घुलता है दोस्तों वो एक्वारेजिया में। अब एक्वारेजिया क्या है दोस्तों, इसके लिए एक सवाल को लॉन्च करेंगे, फिलहाल अभी बता देते हैं कि याद रख लीजिए कि ये जो है सोना में याद रखना है कि 3 मोल HCl और 1 मोल अमोनिया मिलाते हैं, इसी को बोला जाता है दोस्तों एक्वारेजिया। यही एक्वारेजिया, सोना केवल और केवल दोस्तों इसी में घुलता है, याद रख लीजिएगा, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन को लॉन्च करेंगे दोस्तों। आ जाइए सवाल नंबर 2 पर, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। आ जाइए 2 नंबर दोस्तों। और अगर अच्छे लगे वीडियो तो दोस्तों कमेंट करके बताएंगे। आ जाइए 2 नंबर कहता है कि 32 ओम प्रतिरोध वाले तार को, नोमरिकल है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन नोमरिकल है, इजी है। कहते हैं कि 32 ओम प्रतिरोध वाले तार को 4 बराबर टुकड़ों में काटकर पुनः चारों तार को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा? अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि ये एक प्रतिरोध है, अब ये कितना ओम का है? देखिए बड़ा इसलिए बना दे रहे हैं क्योंकि काटना है दोस्तों। ये 2 प्रतिरोध जो है ये 32 ओम का है दोस्तों। कितने ओम का है? 32 ओम का प्रतिरोध है। अब कहता है ना कि इसको काटिए। अब ले लीजिए दोस्तों, लाल से काट दूं या काला से काट देते हैं। आ जाइए 1 2 और 3 4। अब कहता है ना कि काटने के बाद जो है ना कि 4 बराबर भागों में काटने के लिए बोल रहा है। तो अगर मैं 32 को 4 से डिवाइड कर दूं, 8 4 के 32 यानी कि 8 8 ओम का हो जाएगा। कितना ओम का होगा? 8 ओम का ये होगा,
8 ओम का ये होगा, 8 ओम का ये होगा और 8 ओम का ये होगा दोस्तों। अब कहता है ना कि जिसको जिसको आप काटे ना 4 भाग में, अब चारों को समानांतर क्रम में यानी कि पैरेलल सजाइए दोस्तों। आ जाइए, इसको सजा लेते हैं दोस्तों। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। अब सबको जोड़ दीजिए दोस्तों, सबको जोड़ दीजिए। आ जाइए, ये रहा, जोड़ दिए, सबको जोड़ दीजिए। पूछा है कि समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो समतुल्य प्रतिरोध यानी कि इसका प्रतिरोध कितना होगा, ये पूछा है दोस्तों। अब बताइए कि इन दोनों पॉइंट, एक है ए और दूसरा है बी, अब पूछा है कि इन दोनों के बीच जो प्रतिरोध है दोस्तों कितना होगा। तो ये 8 ओम पैरेलल में है, तो हम जानते हैं दोस्तों यहां से R 1/R इक्विवेलेंट। देखिए पैरेलल में होता है तो 1/R इक्विवेलेंट निकालते हैं, और अगर श्रेणी क्रम में होता है दोस्तों, सीरीज में होता है, तब हम उसे निकालते हैं R इक्विवेलेंट बराबर। यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, 1/R इक्विवेलेंट। दोस्तों यहाँ पे इसको मिटा दूं क्या, इसे मिटा देते हैं दोस्तों। आ जाइए, ये समझने के लिए बताए थे, इतना ही से काम चला लेंगे क्या दोस्तों। यहां पर देखिए 1/R इक्विवेलेंट बराबर होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। दोस्तों अब ध्यान दीजिए, 1/R1 कितना है, 8 ओम, तो 1/8, R2 8 ओम, 1/8, R3 8 ओम, 1/8, और R4 जो है कि ये भी 8 ओम है, 1/8। अब इसको जब हम ऐड करेंगे दोस्तों, भिन्न का जोड़ निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 4/8 और काटेंगे दोस्तों 1/2, यानी हम कहेंगे कि 1/R इक्विवेलेंट बराबर निकल करके आ गया 1/2। तो हम निकाल लेंगे यहां से दोस्तों कि R इक्विवेलेंट बराबर ये पलट जाएगा दोस्तों 2 ओम हो जाएगा। कितना ओम होगा, 2 ओम। इसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप आप लोग भी इसे सोल्व कर लिए होंगे, क्योंकि ये बहुत ही आसान और बहुत ही इजी सवाल था दोस्तों। आ जाइए, बढ़ते हैं दोस्तों 3 नंबर सवाल, और इसी तरह से बने रहेंगे। आ जाइए, ध्यान देंगे दोस्तों। देखिए सवाल जब आए ना तो सबसे पहले अपने से सोल्व करने का कोशिश करें, अगर सोल्व ना हो तब आगे बढ़ा करके देखें दोस्तों। आ जाइए, कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया गया है और उस पर विचार आपको करना है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि पेयजल, पहला स्टेटमेंट क्या कहता है दोस्तों, पेयजल। आ जाइए, कलर चेंज कर लेते हैं। कहता है कि पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से नवजात शिशुओं में ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। अब ये ब्लू बेबी सिंड्रोम है क्या दोस्तों, सबसे पहले इसको समझिए। पेयजल का मतलब है कि जो पीने का पानी है दोस्तों, उसमें अगर नाइट्रेट की मात्रा बढ़ा देने से जो नवजात शिशु होंगे उनमें ब्लू बेबी सिंड्रोम। अब देखिए ये ब्लू नाम से ही स्पष्ट हो रहा है दोस्तों, ये कैसा होगा, ये ब्लू कलर का होगा, यानी नीला होगा, और बेबी का मतलब बच्चा में होगा, और सिंड्रोम का मतलब डिजीज है दोस्तों, ये डिजीज है। तो ये जो पेयजल यानी कि जो पानी में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से नवजात शिशुओं में जो है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है, ये कथन सत्य है। अगर पीने के पानी में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ा दीजिएगा तो नवजात शिशुओं में जो है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम देखा जाता है। उसका त्वचा नीला पड़ने लगता है दोस्तों, कैसा पड़ने लगता है, नीला पड़ने लगता है, होठ मोटा हो जाता है दोस्तों, ये ब्लू बेबी सिंड्रोम का लक्षण है दोस्तों। आ जाइए स्टेटमेंट 2, कहता है कि पारा युक्त जल से मतलब वैसा पानी जिसमें पारा की मात्रा अधिक हो गई हो। कहता है कि मछलियों के सेवन से, इससे जो मछली प्रभावित, मान लिया जाए कि एक हमने तालाब लिया और उस तालाब में मछली है दोस्तों, और उस पानी में जो है ना कि पारा की मात्रा अधिक हो गया, तो अब वो पारा से मछली तो प्रभावित हो गई, लेकिन कहता है कि उस मछली को अगर कोई इंसान खा लेता है, मानव खा लेता है दोस्तों, तो क्या उसे भी जो है कि मांसपेशियों में दर्द होगी, सर दर्द होगा, एनीमिया होगा, कमजोरी होगा। ये सरासर गलत है दोस्तों। अब यहां से ही देख लीजिए ना, एनीमिया जो होता है कि खून की कमी से होता है। क्या मछली के अंदर वो मछली पारा से प्रभावित हुआ है, उस मछली के खाएंगे तो क्या हमें एनीमिया होगा? नहीं दोस्तों, एनीमिया खून की कमी से होता है। यानी स्टेटमेंट नंबर 2
गलत है। 3 नंबर देखिए, कहता है कि पेयजल में क्लोराइड की अधिकता से फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है जिससे दांत एवं हड्डियां कमजोर हो जाती है। बिल्कुल सत्य है दोस्तों कि जब पेयजल में यानी पीने के पानी में अगर आप क्लोराइड की मात्रा को बढ़ा लेंगे तो फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है, फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है जिससे दांत एवं हड्डियां कमजोर हो जाती है। बिल्कुल सत्य है दोस्तों, यानी हम कहेंगे कि 1 और 3 कथन सत्य है और 4 असत्य है। कहता है उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? केवल 1 नहीं दोस्तों, केवल 2 नहीं, केवल 1 और 3 बिल्कुल सत्य है, क्योंकि कहा गया है कि अगर पीने के पानी में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होगी, नवजात शिशुओं में क्या होगा दोस्तों? ब्लू बेबी सिंड्रोम। पीने के पानी में अगर क्लोराइड की मात्रा को बढ़ा देंगे, फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है जिससे दांत एवं हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। आई होप आप 3 नंबर समझ गए होंगे। आ जाइए 4 नंबर दोस्तों। 4 नंबर, आज कुछ न्यूमेरिकल ज्यादा है दोस्तों, बट सवाल बहुत ही बेहतरीन है। आ जाइए। ये ऐसा नहीं सोचेंगे कि ये जो है कि केवल और केवल बीएसएससी में ही काम आएगा, आप किसी भी एग्जाम के लिए इससे तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। आ जाइए। 4 नंबर का आता है कि किण्वन, क्या कहता है कि किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन, किण्वन यानी फर्मेंटेशन हेतु अनुकूल ताप परिसर का मन नहीं दोस्तों, मान होगा। अब बताइए कि किण्वन करने के लिए अर्थात सड़ाने के लिए ना किण्वन कहते हैं दोस्तों। देखिए नाम कितना अच्छा लग रहा है किण्वन, लेकिन ये किसको क्या करना है? सड़ाना है, फर्मेंटेशन करना है दोस्तों। क्या करना है? फर्मेंटेशन करना है। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहली बात समझिए कि किण्वन की खोज आखिर किसने किया था? लुई पाश्चर। लुई पाश्चर ने किया था दोस्तों, किण्वन की खोज लुई पाश्चर ने किया था। किण्वन की खोज किसने किया? लुई पाश्चर। रट जाइए दोस्तों, दूसरा कोई जो है कि इसका ट्रिक उरिक नहीं है, कैसे याद करेंगे? तो किण्वन अर्थात फर्मेंटेशन जो है, फर्मेंटेशन की खोज लुई पाश्चर ने किया। किसने किया? लुई पाश्चर ने। पूछता है कि किण्वन कराने के लिए, सड़ाने के लिए, फर्मेंटेशन कराने के लिए दोस्तों टेम्परेचर का होना कितना जरूरी है? आप याद रख लीजिए कि 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस तक होना जरूरी है। लेकिन क्या ये ऑप्शन में है दोस्तों? ये ऑप्शन में ये बात नहीं है। ये बात है नहीं है। तो आ जाइए। कहता है कि इसको केल्विन में बताना है कि बताइए कि किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन जो है ये अनुकूल ताप परिसर का मान क्या होगा, केल्विन में बताइए। तो ध्यान दीजिए, जब हमको डिग्री सेल्सियस में पता है दोस्तों और केल्विन में निकालना है, 273 ऐड कर दीजिए, 273 ऐड कर दीजिए दोस्तों। ऐड करेंगे तो आ जाएगा 5 3 8 7 2 9, 2 का 2 के लग जाएगा, इतना से 5 3 8 7 3 10 की 0 बाकी 1, इतना केल्विन। अर्थात हम कहेंगे कि किण्वन अर्थात फर्मेंटेशन हेतु अनुकूल ताप परिसर का जो मान होगा दोस्तों वो 298 केल्विन से 308 केल्विन, यानी अर्थात ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। देखिए आप केल्विन में मत याद रखिए, आप डिग्री सेल्सियस में याद रखिए ना, केल्विन निकाल लीजिएगा। डिग्री सेल्सियस में याद रहेगा, केल्विन निकाल लीजिएगा दोस्तों कि किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन हेतु अनुकूल ताप परिसर का जो मान होता है 298 केल्विन से 308 केल्विन, 298 केल्विन से 308 केल्विन। आ जाइए 5 नंबर सवाल। 5 नंबर दोस्तों, 5 नंबर आ जाइए। 5 नंबर कहता है कि पानी का घनत्व दोस्तों दे रखा है कि 10 के पावर 3 kg प्रति मीटर क्यूब। अगर हम 1 क्यूब ग्राम पानी अगर हम लेते हैं ना, 1 क्यूब पर केजी पानी लेते हैं, उसमें 10 के पावर 3 kg जो है कि उसका पानी का घनत्व होता है दोस्तों। कहता है कि किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व, अपेक्षित नहीं अपेक्षित घनत्व दिया है 2.5। कहता है तो SI मात्रक में इस पदार्थ का घनत्व क्या होगा? यहाँ पर घनत्व है दोस्तों, घनत्व क्या होगा, कितना होगा, इसे फाइंड आउट करना है। देखिए ये देख करके लगेगा ना कि बहुत ही हार्ड सवाल पूछा है लगता है। पावर में दिया 2.5 kg प्रति मीटर क्यूब, 2.5 इंटू 10 के पावर 3 kg प्रति मीटर क्यूब, 10 के पावर 3 kg प्रति मीटर क्यूब, 0 kg प्रति मीटर क्यूब। दोस्तों ये सवाल बहुत ही जो है कि आसान है। आप याद रखिए एक फॉर्मूला, अपेक्षित घनत्व, अपेक्षिक घनत्व बराबर होता है दोस्तों, अपेक्षिक घनत्व बराबर होता है
अपेक्षिक घनत्व बराबर होता है कि क्या होता है कि पदार्थ का घनत्व, पदार्थ का घनत्व दोस्तों, पदार्थ का घनत्व बटा जल का घनत्व, बटा जल का घनत्व। दोस्तों आ जाइए, इस फॉर्मूला पर आप निकाल लीजिएगा। तो क्या कहता है कि पानी का घनत्व दे दिया है इतना, और कहता है कि किसी पदार्थ का अपेक्षिक घनत्व 2.5 है, तो बताइए कि SI मात्रक में इस पदार्थ का घनत्व कितना होगा। अब देखिए अपेक्षिक घनत्व का वैल्यू कितना है 2.5, यहां रख देंगे दोस्तों 2.5 हो जाएगा, बराबर का साइन दे दीजिए। अब कहते हैं कि पदार्थ का घनत्व तो निकालना ही है, तो पदार्थ के घनत्व को हम D मान लेते हैं, डेंसिटी, और डेंसिटी पदार्थ के घनत्व को हमने क्या मान लिया, डेंसिटी। अब कहते हैं कि जल का घनत्व, अब दोस्तों यहां देखिए जल का घनत्व दिया है 10 के पावर 3, तो 10 के पावर 3 रख दीजिए। अब ये D इधर नहीं रहेगा, तो D बराबर हम लिखेंगे 2.5 इंटू 10 के पावर 3 kg प्रति मीटर क्यूब। इसका आंसर हो गया दोस्तों, मिला लीजिए। ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। तो अपेक्षिक घनत्व बराबर होता है पदार्थ का घनत्व बटा जल का घनत्व। अपेक्षिक घनत्व बराबर होता है पदार्थ का घनत्व बटा जल का घनत्व। अब अपेक्षिक घनत्व 2.5 है, पदार्थ का घनत्व D निकालना है, और जल का घनत्व 10 के पावर 3 kg प्रति मीटर क्यूब है। निकाल लीजिए D बराबर 2.5 इंटू 10 के पावर 3 kg प्रति मीटर क्यूब। इसका सटीक आंसर ऑप्शन नंबर बी। आ जाइए दोस्तों 6 नंबर सवाल। नोमरिकल आपको देखने में लगेगा कि बहुत हार्ड होगा दोस्तों, बहुत ही इजी नोमरिकल लेकर आए हैं, और ऐसा नोमरिकल जो है कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। हालांकि ऐसा ये नहीं है कि केवल और केवल BSSC में ही, आप किसी भी एग्जाम में देख सकते हैं दोस्तों, 1 से 2 नोमरिकल पूछ देता है। आ जाइए दोस्तों 6 नंबर सवाल। सर्वप्रथम किसने यह पता लगाया कि सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है दोस्तों। तो ये याद रख लीजिए कि सर्वप्रथम जो है कि हैंस बेथ ने 1939 ईस्वी में हैंस बेथ ने ये पता लगाया कि सूर्य से प्राप्त ऊर्जा जो है दोस्तों, ऊर्जा का जो स्रोत है ना, जो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होता है ना, वो नाभिकीय संलयन से होता है, नाभिकीय संलयन से होता है। तो रट जाइए दोस्तों कि सर्वप्रथम किसने यह पता लगाया कि सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है, तो वो हैंस बेथ कितना में 1939 में। अब ऑप्शन नंबर सी कहता है ग्लेनसीबोर्ग। ये क्या है दोस्तों, तो इन्होंने प्लूटोनियम, तो याद रख लीजिए प्लूटोनियम धातु की खोज किसने की, प्लूटोनियम धातु की खोज ग्लेनसीबोर्ग ने किया। प्लूटोनियम धातु की खोज ग्लेनसीबोर्ग ने किया। नाम थोड़ा उटपटांग नया लग रहा होगा दोस्तों, लेकिन आप इसे डायरेक्ट रट जाइएगा ना, आने वाले दिन में जो सवाल आपके सामने आएंगे, आपसे ये नहीं लगेगा कि ये नया सवाल है, बल्कि लगेगा कि इसे तो हम बना चुके हैं। तो याद रख लीजिए कि सर्वप्रथम जो है कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, जो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा है, इसका खोजकर्ता 1939 ईस्वी में हैंस बेथ ने किया। प्लूटोनियम धातु की खोज ग्लेनसीबोर्ग ने किया, और ऑप्शन नंबर बी कहता है प्रीट्ज स्ट्रासमान, और एक आता है ऑटो हान। ये दोनों जो है ना दोस्तों कि सर्वप्रथम नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया की खोज जो है कि किसने किया था, तो ये जो है कि ऑटो हान और प्रीट्ज स्ट्रासमान, नाभिकीय विखंडन। तो ये दोनों को याद रख लीजिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण था, इसीलिए बता दे रहे हैं। तो ऑटो हॉर्न और प्रीट्ज स्ट्रासमान ये नाभिकीय विखंडन, और हैंस बेथ 1939 में सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है, ये हैंस बेथ ने 1939 में। और जो है कि ग्लेनसीबोर्ग जो थे, इन्होंने प्लूटोनियम धातु की खोज की थी दोस्तों, प्लूटोनियम धातु की खोज। आ जाइए 7 नंबर सवाल दोस्तों, आ जाइए दोस्तों। वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि आपके कमेंट से हमारी हौसला बढ़ती है दोस्तों। आ जाइए 7 नंबर दोस्तों, हेक्सामिथाइलिन डायमीन और एडिपिक एसिड के संघनन से प्राप्त पॉलीमर निम्न में से कौन है। अब बताइए दोस्तों, अभी हम आपको ये बताने लगे कि हेक्सामिथाइलिन डायमीन क्या है। बहुत ही लंबा प्रोसेस है दोस्तों। हेक्सामिथाइलिन डायमीन बनता कैसे है, उसके बाद एडिपिक एसिड कैसे बनता है। जब इन दोनों को आपस में संघनन कराते हैं तो इससे बनता है दोस्तों नाइलॉन 6 बनता है दोस्तों। जब हम हेक्सामिथाइलिन
डाइएमीन, हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन और एडिपिक एसिड के संघनन से हम क्या प्राप्त करते हैं, तो वो नाइलॉन 6 को हम प्राप्त करते हैं, नाइलॉन 6 को प्राप्त करते हैं। दोस्तों कहेंगे कि इसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। अब उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर एक और है सी में नाइलॉन 6। ये जो है दोस्तों ये कैप्रोलैक्टिक है, कैप्रोलैक्टिक का बहुलक है, कैप्रोलैक्टिक का क्या है, बहुलक है दोस्तों, याद रख लीजिएगा, महत्वपूर्ण था इसीलिए बता दिए हैं। उसके बाद टेरिलीन, दोस्तों टेरिलीन जो है कि पॉलिएस्टर, टेरिलीन पॉलिएस्टर का बहुलक है, टेरिलीन क्या है, पॉलिएस्टर का बहुलक है, टेरिलीन क्या है, पॉलिएस्टर का बहुलक है। तो पहला हमने देखा कि हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन और एडिपिक एसिड के जब हम संघनन करते हैं तो उससे प्राप्त होता है नाइलॉन 6 और नाइलॉन 6 क्या है, कैप्रोलैक्टिक का बहुलक है, नाइलॉन 6 क्या है, कैप्रोलैक्टिक का बहुलक है दोस्तों। और डी नंबर का था टेरिलीन जो है दोस्तों ये पॉलिएस्टर का बहुलक है, टेरिलीन क्या है, ये पॉलिएस्टर का बहुलक है। और ऑप्शन नंबर दोस्तों बी कहता है बेकेलाइट, ये फॉर्मल्डिहाइड, जब हम क्या कहते हैं, फॉर्मल्डिहाइड दोस्तों, फॉर्मल्डिहाइड दोस्तों इसकी अभिक्रिया जब फिनॉल से कराई जाती है, फिनॉल से, तब हमें प्राप्त होता है बेकेलाइट। तो याद रख लीजिए चारों ऑप्शन महत्वपूर्ण है। पहला हमने देखा कि हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन का अभिक्रिया अगर एडिपिक एसिड से करा करके संघनन कराते हैं दोस्तों, नाइलॉन 6 प्राप्त होता है। नाइलॉन 6 जो है कि यह कैप्रोलैक्टिक का बहुलक है, बेकेलाइट जो है कि फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल का जो है कि इससे रिएक्शन करा करके प्राप्त होता है। और डी नंबर था कि टेरिलीन जो है कि यह पॉलिएस्टर का बहुलक है। आ जाइए दोस्तों 8 नंबर सवाल, इंपॉर्टेंट बहुत है इसलिए आप इसको स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। आ जाइए दोस्तों 8 नंबर दोस्तों, देखने में सवाल लगेगा बहुत इजी है लेकिन कंसेप्चुअल है दोस्तों। 8 नंबर कहता है कि 10 न्यूटन का कोई बल, कितना न्यूटन है दोस्तों, 10 न्यूटन। तो 10 न्यूटन का कोई बल 5 केजी के किसी पिंड पर 2 सेकंड तक लगता है। अब देखिए हम सबसे पहले देख लिए कि F बराबर 10 न्यूटन लग रहा है और जो है कि द्रव्यमान कितना है, 5 केजी का है दोस्तों, 5 केजी का है। कहता है कि लग रहा है कितने समय के लिए, T बराबर 2 सेकंड के लिए लग रहा है दोस्तों। सवाल पूछा है कि इस बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, बल द्वारा किया गया कार्य अर्थात W बराबर पूछा है दोस्तों वाट, W बराबर वाट। तो आप बताइए कि W बराबर होता है दोस्तों Fs, W बराबर Fs होता है। अब देखिए F आपके पास है, S नहीं है, F आपके पास है, S नहीं है दोस्तों, हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले देखिए कि 10 न्यूटन का अगर कोई बल लग रहा है ना दोस्तों तो 5 केजी के किसी पिंड पर और 2 सेकंड तक लगता है। कितना सेकंड तक, 2 सेकंड तक। सबसे पहले हम यहां से एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं कि F बराबर ma दोस्तों, F का वैल्यू 10, m का वैल्यू 5, a का वैल्यू निकालना है 5 दूना का 10, कहेंगे कि अर्थात a बराबर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दोस्तों, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम यहां से निकाल लेते हैं s का वैल्यू निकाल लेते हैं, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर दोस्तों। आप बताइए u का वैल्यू कितना है दोस्तों, u का वैल्यू 0 ले लीजिए, u का वैल्यू 0, t का वैल्यू 2 प्लस 1/2 इंटू a का वैल्यू 2 है दोस्तों, इंटू और t का वैल्यू कितना है 2, 2 दूना का स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 से 2 कट गया अर्थात हम कहेंगे कि s बराबर 4 आया, s बराबर 4 आ गया दोस्तों। अब हम यहाँ पर वैल्यू रख देंगे कि w बराबर Fs यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब बताइए कि F का वैल्यू कितना है दोस्तों, 10 न्यूटन, F का वैल्यू 10 और s का वैल्यू दोस्तों कितना है, 4 आया है, निकल गया, आ गया जाकर के 40 जूल। कहेंगे कि इसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। आई होप आप इसे समझ गए होंगे और इसे बना लिए होंगे, अगर नहीं बनाए हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं अगला सवाल 9 नंबर। आ जाइए दोस्तों 9 नंबर। दोस्तों देखने में लगता है कि सवाल बनेगा कैसे, तुरंत बन जाएगा दोस्तों, आप सिर्फ बने रहिए। एक बार में अगर ये नहीं समझ में आता दोस्तों वीडियो को पॉज करके बैक जाइए और फिर से 2x पर कर करके देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा दोस्तों। आ जाइए 9 नंबर सवाल।
9 नंबर कि निम्न में किस एक परिघटना का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं है दोस्तों। स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं है, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं है, प्रकाश का प्रकीर्णन स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं है। कहता है कि खतरे के संकेत में रंग लाल बनाए जाते हैं। देखिए बहुत से लोग जो है ना कि इसका आंसर सटीक क्या देते हैं मालूम, ऑप्शन नंबर 1 को मारते हैं। क्या मारेंगे, हम भी आपको सवाल देते हैं तो अगर आप जो है ना कि देखेंगे अच्छा ये है खतरे के संकेत में तो लाल रंग होता है और इसका प्रकीर्णन तो होता ही नहीं है, इसीलिए लाल रंग दिया जाता है। दोस्तों प्रकीर्णन होता है, बहुत ही कम होता है दोस्तों, इसका आंसर ये नहीं मारेंगे। तो निम्न में किस एक परिघटना का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं है दोस्तों, ये पूछा नहीं है यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं है, ये है दोस्तों, ये है तो ये नहीं होगा। दिन में आकाश का रंग दिखाई देना नीला, ये भी है दोस्तों। और कहता है कि साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई पड़ना दोस्तों, ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं है दोस्तों, इसे बोला जाता है व्यतिकरण, इसे बोला जाता है व्यतिकरण। क्या बोलते हैं दोस्तों, अंग्रेजी में बोलेंगे इंटरफेरेंस। क्या बोलेंगे दोस्तों, अंग्रेजी में बोलते हैं इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस दोस्तों बने रहेंगे। तो कैसे होगा कि खतरे में जो लाल रंग का जो संकेत होता है दोस्तों वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट बिल्कुल है, और जो है कि दिन में आकाश का रंग नीला दिखाई देना स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई पड़ना ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं बल्कि ये व्यतिकरण है दोस्तों, रट जाइए, ये इंटरफेरेंस है। और डी नंबर कहता है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई पड़ना ये प्रकाश प्रकीर्णन का कारण है दोस्तों। आ जाइए 10 नंबर सवाल, और दोस्तों हम लोग हाफ पर पहुंच चुके हैं। आ जाइए 10 नंबर दोस्तों, दृष्टि दोष वाला, अब कैसा दृष्टि दोष है देख लेते हैं। दृष्टि दोष वाला एक छात्र, कोई स्टूडेंट है जिसे 50 सेंटीमीटर से दूर दिखता ही नहीं है दोस्तों, 50 सेंटीमीटर से दूर वो साफ नहीं दिखता, धुंधला दिखता है दोस्तों, ब्लर हो जाता है। कहता है कि उसके चश्मे की लेंस क्षमता क्या होगी, उसके चश्मा। अब बताइए कि वो जो स्टूडेंट है उसको दूर करने के लिए चश्मा लगाना होगा, और जब वो चश्मा लगाएगा तो उसके लेंस जो होगा चश्मा में उसकी क्षमता क्या होगी कि वो 50 सेंटीमीटर से दूर की वस्तुओं को एकदम नीट एंड क्लीन देख सके दोस्तों। कहता है जिससे वह दूरस्थ वस्तुओं को साफ देख सके। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए कि इसको जो है ना, ये जो लड़का है, ये जो स्टूडेंट है दोस्तों, इसको इमेज जो है ना कि 50 सेंटीमीटर पर दिखा दीजिए। अब बताइए हम क्या करते हैं ना कि जो 50 सेंटीमीटर से दूर जो वस्तु है ना दोस्तों, उसको हम क्या करते हैं कि 50 सेंटीमीटर पर उसका इमेज बना देंगे, और जब उसका इमेज 50 सेंटीमीटर पर बना देंगे, वो जो है कि लड़का क्या करेगा, वो जो छात्र होगा दोस्तों उस वस्तु को देख लेगा जो 50 सेंटीमीटर से दूर है। तो आइए यहां पर मानना होगा कि लेट अस सपोज दैट, हम मान लेते हैं कि u यानी कि जो वस्तु है दोस्तों वो इनफाइनाइट पर है। अब बताइए कि जब वस्तु लिया जाता है तो ऑलवेज नेगेटिव, तो माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा। अब देखिए कि इमेज बनाना है दोस्तों 50 सेंटीमीटर पर, इमेज बनाना है कितना पर, 50 सेंटीमीटर पर, और f बराबर यहां से फाइंड आउट कर लेते हैं 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है दोस्तों। अब ध्यान दीजिए कि 1/v, v का वैल्यू 1/50, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों 1/, देखिए यहां पर भी नेगेटिव होगा क्योंकि ये लेंस के बारे में पूछा है दोस्तों, यहां भी हो जाएगा। आ जाइए तो u का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, यहां पर u का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा बराबर 1/f। अब देखिए कि ये इनफाइनाइट जो ये बदलेगा ये कितना होता है 1/0 होता है, इसको जब हम चेंज करेंगे तो 0/1 होगा, यानी कि ये 0 हो जाएगा दोस्तों। कहेंगे कि f बराबर -50 सेंटीमीटर, f बराबर -50 सेंटीमीटर आया, अर्थात इसे हम कह सकते हैं -1/2 मीटर कह सकते हैं। कह सकते हैं कि नहीं दोस्तों, बिल्कुल कह सकते हैं। अब बताइए, अब हम यहां से निकाल लेते हैं कि d बराबर होता है 1/f, d बराबर 1/f दोस्तों, और 1/, और नीचे में तो 1/-1/2 है ही है, तो बदल जाएगा, ये हो जाएगा -2d। तो निकल गया है कि दृष्टि दोष वाला जो व्यक्ति है, जो छात्र है दोस्तों, वो 50 सेंटीमीटर से दूर वस्तु को साफ नहीं देख सकता है। उसकी चश्मे की लेंस क्षमता क्या होगी जिससे वह दूरस्थ वस्तुओं को साफ देख सके, उस छात्र के जो चश्मा होगा उसके लेंस में दोस्तों -2d, कितना -2 डायोप्टर का जो है कि
कि लेंस लगाना होगा जिससे वो 50 सेंटीमीटर से दूर की वस्तुओं को वो साफ साफ देख लेगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आ जाइए दोस्तों 11 नंबर सवाल। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को जो है कि बैक कर करके आप फिर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। 2 बार नहीं समझ में आया 3 बार देखिए, नहीं 4 बार देखिए दोस्तों, 100% आ जाएगा। और एक बार ऐसा समझ में आएगा दोस्तों कि आप दूसरे को समझा देंगे। आ जाइए 11 नंबर, 11 नंबर दोस्तों, आइए 11 नंबर। अब दोस्तों इस सवाल में ये नहीं सोचेंगे कि माइनस प्लस क्या है दोस्तों, इसके बारे में तो आप जान चुके हैं, बच्चे तो है नहीं। आ जाइए 11 नंबर, निम्न में किस एल्कोहलीय पेय पदार्थ में एल्कोहल की प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक होती है? इसको समझना ही नहीं दोस्तों, बिल्कुल रट जाइए, बिल्कुल रटना है कि वह कौन सा एल्कोहलीय पेय पदार्थ है। इथाइल अल्कोहल C2H5OH, ये क्या है? इथाइल अल्कोहल है कि प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक होती है किसमें? रम में। याद रख लीजिए दोस्तों कि किस एल्कोहलीय पेय पदार्थ में एल्कोहल C2H5OH की प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक जो होती है वो रम में होती है दोस्तों। किसमें होता है? रम में होता है। आ जाइए 12 नंबर सवाल, 12 नंबर दोस्तों, आइए 12 नंबर, निम्नलिखित में से किस जगत में केवल एक कोशिकीय जीव शामिल है? दोस्तों जगत के बारे में बात आया है दोस्तों, तो देखिए जगत एक तो एनिमल किंगडम, दूसरा प्लांट किंगडम होता है दोस्तों, लेकिन सवाल यहाँ प्लांट किंगडम से है दोस्तों। इसको जो है कि प्लांट किंगडम के बारे में आपको समझना होगा। देखिए प्लांट किंगडम को हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं। कितने कैटेगरी में बांट देते हैं? 2 कैटेगरी, 3 में बांटेंगे दोस्तों। पहला याद रखिए कैसे, एक है थाइलोफाइटा, थाइलोफाइटा दोस्तों, दूसरा ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, और तीसरा है दोस्तों, तीसरा है टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा दोस्तों। अब ध्यान दीजिए, थाइलोफाइटा के 3 समूह, कवक, शैवाल, जीवाणु, कवक, शैवाल, जीवाणु, इसमें है ब्रायोफाइटा, ये सिंगल है। टेरिडोफाइटा, इसको पुनः बांट देते हैं। एक होता है आवृत बीजी जिसको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म, एक होता है अनावृत बीजी, एक होता है अनावृत बीजो जिसको जिम्नोस्पर्म, और दूसरा होता है आवृत बीजी जिसको जो बोलते हैं आवृत बीजी जिसको बोलते हैं एंजियोस्पर्म। फिर एंजियोस्पर्म के अंदर आता है एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, और इसी में आता है एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव। तो यहाँ पर सवाल एक कोशिकीय जीव से है दोस्तों, इसको आप रट जाइए। कैसे रटना है कि किस जगत में केवल एक कोशिकीय जीव शामिल है? दोस्तों मोनेरा और प्रोटिस्टा, मोनेरा और प्रोटिस्टा में जो है कि एक कोशिकीय जीव होते हैं, कवक में नहीं। इसका सटीक और सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ए और बी दोनों कहता है कि किस जगत में, यानी कि किस किंगडम में, किस किंगडम में केवल एक कोशिकीय जीव शामिल होते हैं दोस्तों, वो है मोनेरा और प्रोटिस्टा। मोनेरा और प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय जीव शामिल होते हैं दोस्तों। आ जाइए 13 नंबर सवाल, 13 नंबर दोस्तों, 13 नंबर, आइए ध्यान देंगे 13 नंबर कहता है कि एक मोटर गाड़ी का वजन, द्रव्यमान दिया है दोस्तों 1500 केजी है। एक मोटर गाड़ी है जिसका द्रव्यमान कितना है दोस्तों? 1500 केजी। अब ध्यान दीजिए कि एक मोटर गाड़ी है जिसका द्रव्यमान 1500 केजी है, कहते हैं कि उसके वेग को 36 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ा करके 72 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया जाता है। तो बताइए कार्य क्या होगा? कार्य क्या होगा दोस्तों? कितना कार्य करना पड़ेगा? कितना कार्य करना पड़ेगा? अब दोस्तों इसमें आपको समझना होगा, सबसे पहले इस 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में, तो 18 दूना 36, 5 दूना का 10, कहेंगे कि 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। दूसरा है 18 के 72, तो 20 5 के 20, 20 मीटर पर सेकंड हो गया दोस्तों। अब बताइए हम इसको चेंज कर लिए। पहला कि हम कहेंगे कि एक मोटर गाड़ी का द्रव्यमान 1500 केजी है, उसके वेग को 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ा करके 20 मीटर पर सेकंड बढ़ाने में कितना कार्य करना होगा। यहां
से निकालेंगे कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है दोस्तों हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv² दोस्तों, और हाफ रह जाएगा, m का मान 1500 kg है। उसके बाद देखिए v का वैल्यू आप क्या करना है कि 10 से 15 करना है। तो यहां पर लेंगे हम कि फाइनल वेलोसिटी 20 माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। इनिशियल वेलोसिटी 10, अब दोनों का स्क्वायर कर लीजिए। अब ध्यान दीजिए 1/2 गुना 1500, अब ये हो जाएगा दोस्तों 20 का स्क्वायर निकालेंगे 400, और जो है कि 10 का स्क्वायर निकालेंगे 100 होगा। अब माइनस कर देंगे तो 300 हो जाएगा दोस्तों। कितना होगा? 300। इसे काट देंगे तो कितना में कट जाएगा? 150 बार में। 150 बार में कटा। अब देखिए कि 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 225 हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ पर 1 जीरो हो जाएगा 10 के पावर 3 जूल। आइए दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा है, ध्यान दीजिए। तो एक मोटर गाड़ी का वजन 1500 केजी है, उसके वेग को 10 मीटर से 20 मीटर बढ़ाना है, कार्य कितना करना होगा? काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv² 1/2 इंटू इतना फाइनल माइनस इनिशियल का स्क्वायर, फाइनल का स्क्वायर माइनस इनिशियल का स्क्वायर, यानी हम चेंज इन वेलोसिटी निकाल लिए दोस्तों। और 1/v यहां से आप लिख सकते हैं कि डेल चेंज इन वेलोसिटी बराबर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बराबर हो जाएगा दोस्तों 20 माइनस 10, और इसका स्क्वायर कर दिए। आ जाइए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1। आइए दोस्तों इसको मिटा देते हैं, आप लोग नोट करते चलेंगे दोस्तों। आज न्यूमेरिकल कुछ ज्यादा है सवाल में, घबराना नहीं है दोस्तों। आइए दोस्तों 14 नंबर सवाल कहता है कि एक व्यक्ति किसी सतह पर अपने दोनों पैरों पर खड़ा होता है। एक व्यक्ति है जो अपने सतह पर दोनों पैरों पर खड़ा होता है। एक पैर ये है, दूसरा पैर ये है दोस्तों। जब ये दोनों पैरों पर खड़ा होता है तो m दाब महसूस करता है दोस्तों। दोनों पैर पर खड़ा होता है, m दाब महसूस करता है। कहता है कि अब यह व्यक्ति केवल एक पैर पर खड़ा होता है। अब यह व्यक्ति जो है कि केवल एक पैर पर खड़ा होता है, बताइए कितना दाब महसूस करेगा? आपको एक फॉर्मूला याद होगा कि दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल दोस्तों, बल बटा क्षेत्रफल, यानी कि प्रेशर बराबर होता है फोर्स बाई एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स पर एरिया, यानी कि कितना क्षेत्रफल पर बल लग रहा है वही दाब कहलाता है। यानी हम कहेंगे कि दाब और क्षेत्रफल में उल्टा रिलेशन है। अगर हम क्षेत्रफल को घटाते हैं दाब बढ़ जाता है, अगर हम क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं दाब घट जाता है दोस्तों। लेकिन यहां पर सवाल पूछा है क्षेत्रफल को घटा रहा है, पहले 2 पैर पर खड़ा था तो m दाब महसूस कर रहा था दोस्तों, और अब जो है ना कि ये एक ही पैर पर खड़ा है तो कितना दाब महसूस करेगा दोस्तों? 2m। रट जाइए दोस्तों, ये तो कॉन्सेप्चुअल है, ये तो समझ रहे हैं आप दोस्तों कि एक व्यक्ति जो है कि 2 पैर पर खड़ा था तो m दाब महसूस कर रहा था। यानी हम कहेंगे कि एक व्यक्ति जब 2 पैर पर खड़ा था तो 50 केजी भार महसूस कर रहा था, और जब ये एक पैर पर खड़ा होता है 100 केजी का भार महसूस करेगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आ जाइए दोस्तों 15 नंबर सवाल। 15 नंबर, ये कोई सवाल में दम है नहीं दोस्तों, देख कर लगेगा कि बहुत बड़ा सवाल है, वो कुछ नहीं है दोस्तों। आ जाइए 15 नंबर दोस्तों, निम्नलिखित में से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप अगर नहीं भी समझ में आएगा रट जाइएगा दोस्तों, दूसरा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कहता है कि निम्नलिखित में से कैसे कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। अब कुछ दे दिया है कि जीवों की जाति है और वैज्ञानिक नाम है। कहता है कि ऊंट का वैज्ञानिक नाम सस स्क्रोफा। गलत दोस्तों, ऊंट का वैज्ञानिक नाम होता है कैमेलस ड्रोमेडोरस। रट जाइए कि ऊंट का वैज्ञानिक नाम कैमेलस ड्रोमेडोरस, ऊंट का वैज्ञानिक नाम कैमेलस ड्रोमेडोरस। और सस स्क्रोफा जो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों, सस स्क्रोफा ये सुअर का वैज्ञानिक नाम है। सुअर का वैज्ञानिक नाम क्या है? सस स्क्रोफा। सुअर का वैज्ञानिक नाम सस स्क्रोफा, ऊंट का वैज्ञानिक नाम कैमेलस ड्रोमेडोरस, ऊंट का वैज्ञानिक नाम कैमेलस ड्रोमेडोरस। देखिए वैज्ञानिक नाम जो होता है ना दोस्तों, इसमें जो पहला अक्षर, जो पहला शब्द होता है वो उस वंश को बताता है, और दूसरा ये जो कैमेलस है ये
उस वंश को, ऊंट के वंश को बता रहा है, और दूसरा ये जो ड्रोमेडोरस है ये उसके जाति को बताता है। तो ऊंट की जो जाति है दोस्तों वो ड्रोमेडोरस है, ऊंट की जाति ड्रोमेडोरस है, लेकिन ऊंट का जो वंश है दोस्तों वो कैमेलस वंश है, कैमेलस वंश है। जैसे उसी तरीके से देखेंगे ससस्क्रोफा, ससस्क्रोफा में सस जो है दोस्तों ये सुअर का वंश है, और स्क्रोफा जो है दोस्तों ये सुअर की जाति है। यहीं देख लीजिए घोड़ा, घोड़ा का होता है इक्वस केबेलस, तो इक्वस जो है दोस्तों ये घोड़ा की वंश है, और केबेलस जो है ये घोड़ा की जाति है। भैंस का देख लीजिए बुबेलस बुबेलिस, तो भैंस का वंश है बुबेलस और उसकी जाति है बुबेलिस। मुर्गी का वैज्ञानिक नाम गैलस है दोस्तों, गाय इसका क्या है, इसका वंश है और जाति लस है दोस्तों। उसी तरीके से देखिए हम लोग मानव का होता है होमोसेपियंस, होमोसेपियंस दोस्तों सेपियंस होता है, और देखिए होमो जो है दोस्तों ये मानव का वंश है दोस्तों, और सेपियंस जो है इसकी जाति है। मानव की जाति क्या है, सेपियंस है। हम कहेंगे किस जाति के हैं, सेपियंस जाति के हैं। हमारा वंश क्या है, हमारा वंश होमो है दोस्तों, इसे रट जाइए। आ जाइए 16 नंबर सवाल दोस्तों, 16 नंबर, 16 नंबर आ जाइए। 16 दोस्तों निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है दोस्तों। कहता है कि जब जल की कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के उपस्थिति के कारण होता है तब उसे अस्थायी कठोरता कहते हैं। गलत दोस्तों, जब जल की कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के उपस्थिति के कारण होता है तब उसे अस्थायी नहीं दोस्तों अस्थायी कठोरता कहते हैं। और अस्थायी कठोरता वैसी कठोरता है जिसे दूर किया जा सकता है। अब यह भी सवाल पूछता है कि जल की कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होता है जिसे अस्थायी कठोरता कहते हैं, इसे दूर कैसे किया जा सकता है। इसमें एक और सवाल हम ऐड कर देते हैं दोस्तों। इसको दूर करने के लिए जो है कि जल को जब आप उबाल दीजिएगा तो उबाल करके आप इसकी कठोरता को दूर कर सकते हैं। अर्थात हम कहेंगे कि पहला कथन गलत है। दूसरा कथन, जब जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, अब जल में क्या मिलाते हैं दोस्तों, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के लवणों के घुले रहने पर जल में अस्थायी कठोरता आ जाती है। गलत दोस्तों, अस्थायी कठोरता आती है। कौन सी कठोरता, अस्थायी कठोरता आती है। और अस्थायी कठोरता को दोस्तों जल द्वारा उबाल करके इसे उबाल कर दूर नहीं किया जा सकता है। यानी हम कहेंगे कि ऑप्शन नंबर 1 भी गलत है, कथन 1 भी गलत है, कथन 2 भी गलत है। यानी कहेंगे उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है, ना तो 1 ना ही 2, ना तो 1 ना ही 2। तो जल में कठोरता, जल की कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण जो होता है उसे हम अस्थायी कठोरता कहते हैं, जिसे उबाल कर जो है कि दूर किया जा सकता है। और जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के लवणों के घुले रहने पर जल में अस्थायी कठोरता आती है, जिसे उबाल कर दूर करना संभव नहीं है दोस्तों। आ जाइए 17 नंबर सवाल, 17 नंबर दोस्तों। ऐसा जो सवाल होता है ना दोस्तों, इसमें बहुत गड़बड़ होता है। बहुत से लोग गड़बड़ा जाते हैं। क्यों गड़बड़ाते हैं, क्योंकि दोनों में दिया है कि जल को ही गर्म कर रहा है, एक अस्थायी कठोरता दूसरा अस्थायी कठोरता। अरे अस्थायी कौन सा था, अस्थायी कौन सा था, इसको याद रख लीजिए एकदम सटीक आंसर। आ जाइए 17 नंबर सवाल दोस्तों, 17 नंबर ध्यान देंगे। मानव भ्रूण, मानव देखिए दोस्तों भ्रूण के लिंग से एक सवाल हम जो है कि पिछले क्लास में भी बताए थे आपको। क्या बताए थे, याद कीजिए कि भ्रूण की लिंग की जो जांच किया जाता है दोस्तों वो एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस क्या है, ये भ्रूण के लिंग की जांच करता है दोस्तों। आइए कहता है कि मानव के भ्रूण के किस जनन स्तर यानी जर्मिनल लेयर से स्टेम सेल्स का विकास होता है जिनमें इतनी क्षमता होती है कि ये सभी उत्तकों एवं अंगों को उत्पन्न कर सकती है। ये क्या कर सकती है दोस्तों, उत्पन्न कर सकती है। तो मानव के भ्रूण के किस जनन स्तर, किस जर्मिनल लेयर से स्टेम सेल्स का विकास होता है जिनमें इतनी
क्षमता होती है कि ये सभी उत्तकों एवं अंगों को उत्पन्न कर सकता है दोस्तों, वो है मेसोडर्म। कौन सा है? मेसोडर्म है। अब मेसोडर्म का प्रमुख अंग को समझ लीजिए दोस्तों। मेसोडर्म का जो प्रमुख अंग है दोस्तों वो है हृदय। हृदय क्या है? ये मेसोडर्म का प्रमुख अंग है। किडनी, किडनी जो है ये मेसोडर्म का प्रमुख अंग है दोस्तों। उसके बाद जो है कि रक्त नली, ये मेसोडर्म का प्रमुख अंग है दोस्तों। बात आता है एक्टोडर्म। एक्टोडर्म जो है दोस्तों, एक्टोडर्म ये क्या करता है ना, ये किस चीज का निर्माण करता है? ये जो है कि विकास, सबसे पहले कि मेसोडर्म ये हमारे शरीर के अंदर का जो हृदय है इसका विकास करता है। मेसोडर्म हमारे शरीर के अंदर के किडनी का विकास करता है। मेसोडर्म हमारे शरीर के अंदर जो रक्त नली है दोस्तों ये इसका विकास करता है। एक्टोडर्म दोस्तों, एक्टोडर्म जो है दोस्तों ये मेरुरज्जु का विकास करता है। मेरुरज्जु का विकास एक्टोडर्म करता है। दूसरी बात कि यह जो है दोस्तों मस्तिष्क का विकास करता है, तो मस्तिष्क का विकास एक्टोडर्म करता है। तीसरी बात आपको क्या याद रखना है दोस्तों, इसी में याद रखेंगे। तीसरी बात याद रखना है कि यह तो मस्तिष्क, मेरुरज्जु, इन सभी का विकास करता है दोस्तों। और ये याद रख लीजिए बी नंबर का जो है एक एंडोडर्म। एंडोडर्म जो है दोस्तों यह क्या करता है कि श्वसन, उत्सर्जन हो गया, वाष्प उत्सर्जन, ये सारी चीजें, श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, इन सभी को ये क्या करता है? एंडोडर्म विकास करता है दोस्तों। सांस लेना, पाचन की क्रिया को करना, पाचन दोस्तों, श्वसन, पाचन, ये सारी। और कान का मध्य भाग, कान का मध्य भाग दोस्तों, तो कान के मध्य भाग का जो विकास करता है दोस्तों, कान के मध्य भाग का विकास कौन करता है? तो रट जाइए दोस्तों, रट जाइए कि कान के मध्य भाग का विकास एंडोडर्म करता है। श्वसन का एंडोडर्म, पाचन का एंडोडर्म, एक्टोडर्म मेरुरज्जु मस्तिष्क का विकास करता है, मेसोडर्म हृदय, किडनी और जो कि रक्त नली का विकास करता है। आई होप आप इसे समझ गए होंगे दोस्तों। आ जाइए 18 नंबर सवाल की ओर। मिटा दूं दोस्तों? चलिए मिटा देते हैं। आ जाइए 18 नंबर। दोस्तों सवाल को आपको देखकर लग रहा होगा कि हाँ सवाल में दम है दोस्तों। आ जाइए, देखिए इजी सवाल, बहुत इजी सवाल इसलिए नहीं लेते हैं दोस्तों, कभी कभी ले लेते हैं क्योंकि जब इजी सवाल लेंगे दोस्तों तो उसमें आप समझेंगे क्या, वो तो आपको याद ही रहेगा। आ जाइए 18 नंबर सवाल कहता है कि जैव मंडल अगार क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व जोन की अवधारणा का विकास किस वर्ष हुआ था? इसको दो कि समझना क्या है दोस्तों, इसे रट जाइए, डायरेक्ट रट जाइए। 1975 ईस्वी में जैव मंडल अगार क्षेत्र यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व जोन की स्थापना 1975 में हुई दोस्तों। बायोस्फीयर रिजर्व जोन की अवधारणा की विकास जो है कि 1975 में हुआ। आ जाइए दोस्तों सेकंड लास्ट सवाल आज का 19 नंबर दोस्तों। आइए, कहता है कि विरंजक चूर्ण दोस्तों, विरंजक चूर्ण और डीडीटी के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? अब आप कहेंगे कि विरंजक चूर्ण है क्या, डीडीटी है क्या? इसको सबसे पहले समझ लीजिए दोस्तों। डीडीटी डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, इसका फॉर्मूला ये फुल फॉर्म होता है। डीडीटी का फुल फॉर्म डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, लिख लीजिए दोस्तों। डीडीटी का जो फॉर्मूला होता है CaOCl2। उसके बाद हम बात करते हैं विरंजक चूर्ण की दोस्तों। तो विरंजक चूर्ण का जो फॉर्मूला होता है C14H9 और Cl5 होता है दोस्तों। C14H9Cl5 होता है। तो सवाल पूछा है कि विरंजक चूर्ण और डीडीटी के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर 1 कहता है कि दोनों कार्बनिक है। चेक कर लेते हैं, देखिए इसमें कार्बनिक तो कार्बन है नहीं, इसमें कार्बन है लेकिन इसमें नहीं है, यह कथन गलत हो गया। बी नंबर कहता है कि दोनों अकार्बनिक है, दोनों में कार्बन नहीं है, एक में है एक में नहीं है, यह भी गलत हो गया। सी नंबर कहता है कि दोनों में क्लोरीन होता है। देख लेते हैं, यहाँ क्लोरीन है यहाँ भी क्लोरीन है, हम कहेंगे कि सी नंबर सही है। लेकिन दोस्तों संतुष्टि के लिए डी नंबर को भी चेक कर लेते हैं। कहता है कि दोनों में कैल्शियम होता है। दोस्तों देखिए एक में कैल्शियम है एक में कैल्शियम नहीं है दोस्तों, कहेंगे कि यह भी गलत है। अर्थात 19 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला होता है दोस्तों C14H9Cl5 और डीडीटी का फॉर्मूला होता है CaOCl2। डीडीटी का फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। आ जाइए दोस्तों आज का लास्ट सवाल और महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। देखिए क्या कहता है सवाल नंबर 20 नंबर दोस्तों। आ जाइए, कहता है
कि एक तार है दोस्तों, और उस तार से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा को दुगना कर दिया जाए। एक तार है जिसे विद्युत धारा को प्रवाहित करिए, मान लीजिए कि ये एक तार है, इससे विद्युत धारा पहले I प्रवाहित हो रही थी, अब कह रहा है ना कि इसको दुगना कर दीजिए, 2I कर दीजिए, I से 2I कर दीजिए। मैंने कर दिया दोस्तों। अब कहता है कि तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर फॉर्मूला था V बराबर IR, हम जानते हैं V बराबर IR होता है दोस्तों। यहाँ I था, यहाँ R था, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यहाँ पे कहता है कि V बराबर IR, I के जगह पर 2I इंटू R हो गया दोस्तों। अब ध्यान दीजिए कि प्रतिरोध और विद्युत धारा में दोनों में जो दोस्तों जो है कि ये रिलेशन जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कहता है कि तू बढ़ेगा तो हम भी बढ़ेंगे, तू घटेगा तो हम भी घटेंगे। ये I कहता है कि अगर तू बढ़ेगा तो हम भी बढ़ेंगे। R कहता है कि अगर तू I बढ़ेगा हम भी बढ़ जाएंगे। R कहता है कि अगर तू घटेगा तो हम भी घट जाएंगे दोस्तों। यानी कि I अगर घटेगा, अगर हम विद्युत धारा को घटा देंगे तो प्रतिरोध घट जाएगा। जितना विद्युत धारा घटेगा ना उतना ही प्रतिरोध घटता है। तो इसमें कहता है ना कि 2I यानी कि I से दुगना कर दिए दोस्तों। तो आप बताइए कि प्रतिरोध क्या होगा। कहता है कि जितना तू बढ़ेगा ना उतना हम भी बढ़ेंगे, हम तुमसे कम है नहीं। तो इसका सटीक आंसर होगा दोस्तों प्रतिरोध दुगना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आई होप आप इस सवाल को समझ पाए होंगे दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो आप कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि कमेंट करने से दोस्तों हौसला बढ़ती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।